डाइपोल मोमेंट पढ़ लेना है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सर जी Cl- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, बताओ। करेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड and compound. Characteristic of covalent bond and compound. यहाँ पर ध्यान रखो। तो पहले यहाँ पर जैसे कोवैलेंट मॉलिक्यूल लिया जाए, तो ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में बेटा वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। फोर्स ऑफ वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाने के कारण ये जो मॉलिक्यूल होंगे बहुत क्लोज नहीं होंगे। तो क्लोज नहीं होंगे तो सारे स्टेट में नहीं होंगे। तो फिर किस स्टेट में होंगे? लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं, या फिर किस स्टेट में हो सकते हैं? गैस स्टेट में हो सकते हैं। लिख लीजिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, due to presence of weak van der Waal force of attraction, covalent molecule exists in liquid or gas state. Liquid or gas state, except यहाँ पर कार्बन डायमंड SiC कार्बोरेंडम बोलते हैं। SiO2 सिलिका, एल्युमिनियम नाइट्राइड, कार्बन ग्रेफाइट, CbI2, बोरॉन नाइट्राइड, ये सब इनको लेयर सारे कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयर सारे। इधर तो सभी सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी अधिक होगा। हाँ बेटा, लिख दो। तो यहाँ पर एक एक करके, अच्छा एक और चीज बताते हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डायमंड ये मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है, तो आप बताएंगे एलिमेंट है। कई बार ये पूछ लिया जाता है। कार्बन ग्रेफाइट ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट देखना बेटा, डायमंड, कार्बन डायमंड की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर पहले समझ लिया था, यहाँ पर कार्बन डायमंड की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे बनाएंगे।
अभी ध्यान दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 1 2 3, ये क्या हो गया 4। तो ये जो एक कार्बन लटका हुआ देख रहे हैं, ये पीछे है वास्तव में। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो 3 डायमेंशनल बोर्ड पे तो बन नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट 3 डायमेंशनल 3D। अच्छा ध्यान दो, 4 बॉन्ड बने हैं, ध्यान दो चारों अगर सिग्मा है तो 4 ऑर्बिटल काउंट करेंगे, 1 s और 3 p। आगे पढ़ाएंगे हाइब्रिडेशन, लेकिन ध्यान दो जब हाइब्रिडेशन पढ़ाएंगे वहाँ फार्मूला जो बताएंगे, उन फार्मूलों से इन सब का हाइब्रिडेशन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इन सब का हाइब्रिडेशन ऐसे निकाला जाएगा, लेकिन कितने सिग्मा बॉन्ड है काउंट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दो चीज काउंट करते हैं, तो लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के कारण इसका ये मतलब क्या होंगे, वेरी हार्ड एंड सॉलिड। या ड्यू टू नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इट इज वेरी हार्ड, हार्डेस्ट नोन मेटल, सॉरी हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि नेचर में सबसे हार्ड कौन चीज है, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट। और वैसे ये बोरान कार्बाइड B4C, जिसको नार्बाइड भी कहते हैं, दिस इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मेटल लिखे जी, हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मेटल तो मतलब नेचुरल सब्सटेंस, तो क्या हो जाएगा हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस तो ग्रेफाइट। और वैसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। और डायमंड नहीं लिखा and it also has very high melting point। कितना होगा भाई 3800 डिग्री सेल्सियस, 3800 डिग्री सेल्सियस। मिलेमीन है कि मैलामाइन है, ME है या MA है, मैलामाइन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लग रहा है, ऑर्गेनिक है तो फिर कोवलेंट होगा। ऑर्गेनिक है तो फिर पूछना नहीं, तब कोवलेंट ऑलरेडी है। स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है, मिलेमीन या मैलामाइन पे। कहाँ देखे थे, किस बुक में? तो वहाँ तो दिया रहा यानी कि कोवलेंट है। हाँ, स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मिलेमीन हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मिलेमीन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रेडियल कोवलेंट है। एंड है सॉरी दो बार है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिए हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिए हैं, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भैया? नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और भैया क्या डेंसिटी कितना होगी इसकी? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो आपको इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चमकीला होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
लिख लेना देख के। ब्राइटनेस क्यों होती है? ब्राइटनेस जिसकी रिफ्लेक्टिवनेस ज़्यादा होती है उसमें ब्राइटनेस, हाँ, ब्राइटनेस जिसका रिफ्लेक्ट एंगल की वजह से। एंगल क्या करता है? एंगल तो इसमें भी ये तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। एंगल है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ पे भी एंगल देखो, हर जगह पे एंगल है। जिस टेबल पे बैठी हो भी एंगल पे हाँ, तो एंगल का मतलब स्ट्रक्चर हो गया हाँ। ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन of light, it represent brightness। तो ब्राइटनेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव, एब्रेसिव का मतलब खरोंच मारने में, निशान लगाने में, ठीक है। कठोर मतलब कठोर सब्सटेंस पर निशान जब लगाना होता है। आर फॉर कटिंग ऑफ कांच, बाकी ऑर्नामेंट्स वगैरह तो जान ही रहे हैं। ध्यान दो, डायमंड हमने लिखा दिया, देखो बेटा SiC सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है और कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। तो जहां पर यहाँ पर हर जगह पे कार्बन देख रहे हो, अल्टरनेट मैनर में सिलिकॉन लगा दो, तो यही सेम स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? मतलब यहाँ जितना पॉइंट लिखे हैं वो सारे पॉइंट इसके लिए सही है। बस अंतर है कि स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों स्टेबिलिटी कम क्यों होगी? क्योंकि जो एटम है उनकी साइज डिफर करेगी, तो डिफर करेगी तो बॉन्डिंग बेटर नहीं होगी, तो हार्डनेस कम हो जाएगी। मतलब वो लगभग सारी चीजें होंगी लेकिन लेस देन इससे कार्बन डाइऑक्साइड, लेस देन डायमंड। तो लिख लेगा SiC है प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर, बोलो बेटा, नियरली कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलर टू डायमंड, बट इट हैज कार्बन एंड सिलिकॉन इन अल्टरनेट मैनर। कार्बन एंड सिलिकॉन इन अल्टरनेट मैनर, तो यहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन अल्टरनेट मैनर में होंगे, ठीक है। यहाँ पर SiO2 सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका। एक बार नीट में पूछा गया था कि एक सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। इन सिलिका हाउ मेनी ऑक्सीजन इज अटैच फ्रॉम वन सिलिकॉन। तो ध्यान दो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका। कितने भैया? 4। और एक ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन। समझ रहे हो ना? यस। हाइड्राइजेशन सिलिकॉन का पूछ ले SiO2 में तो क्या बताओगे? 1 2 3 4 sp3 कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? sp3 कितने 4 बॉन्ड दिख रहे हैं? 4 सिंगल। 4। तो हाइड्राइजेशन क्या बोलना पसंद कर रहे हो? sp3 टेट्रा। और देयर अटैच 4 ऑक्सीजन फ्रॉम सिलिकॉन 1 silicon and 2 silicon
from one oxygen in SiO2। तो SiO2 में सिलिकॉन का जो हाइब्रिडेशन है बेटा क्या है, क्या बेटा sp3 है, और एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन जुड़े होंगे। या सीधे वैलेंसी जिसकी जितनी है, तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 4 ऑक्सीजन। हालांकि थोड़ा सा आपको दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि SiO2 है तो आपको ये नहीं लगेगा कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो आपको तो सही लगेगा कि एक यूनिट है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बना होगा तो फिर परेशान हो जाएंगे। चला जाएगा कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट की बात करेगा तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, इसको मिटा दें क्या भैया? तो ग्रेफाइट क्या है, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल? तो आपका आंसर होगा 2 डायमेंशनल। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही दिख रहा है बॉन्ड बनाया हुआ, कितना दिख रहा है 3। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये एक कार्बन हो गया, तो 1 2 3 बॉन्ड बना है, जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ये पाई बॉन्ड बना लेगा। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 क्यों, सिग्मा कितने बने 3, तो हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है। हैज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसका भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, हार्ड। सो इट इज हार्ड, so it is hard and beta has high and has हाई मेल्टिंग पॉइंट, high melting point। कंडक्टिव बारे में आप लोग क्या रहे हैं? अच्छा पहले एक और चीज, इट इज लेयर्ड सॉलिड, इट इज लेयर्ड सॉलिड। लेयर्ड सॉलिड है ये जो आप देख रहे हो, 2D में ये लेयर है, समझ रहे हो ना, और ये थोड़ा सा 2 लेयर के बीच में गैप दिखाया गया है, तो गैप भी होता है, कितना गैप होता है कितना गैप 0.24 एंगस्ट्रॉम। तो 2 लेयर के बीच में ध्यान रखना, 2 लेयर जो होती है एक दूसरे से वीक वाटर वॉल फोर्स से जुड़ी होती है। तो वीक वाटर वॉल फोर्स होने के कारण जो एक लेयर है दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती है। इसी कारण से इसका यूज हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में, पेंसिल के लिड में और न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में करते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिग बॉन्ड, weak van der Waals force of attraction, one layer can in between 2 layer, 2 layer स्लिप, one can slip upon other, one can slip upon other, so it is used so it is
as lubricant in lid of pencil, or where as moderator in nuclear reactor. As moderator in nuclear reactor. तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। कंडक्टिविटी के बारे में क्या है आप लोगों की? नो। हाँ, कंडक्टिविटी के बारे में क्या है? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी as it has loosely held pi electron which can transfer from one layer to other. One layer to other. एक पूछा था भैया कि कंडक्टिविटी क्यों पाई जाती है? इसमें लूजली हेल्ड है। लोग ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है ना, तो ये वीक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसफर हो सकता है, जिसके कारण यहाँ पर कंडक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाइब्रिडेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये स्लिप करने का कारण वीक बॉन्ड वाला फोर्स, ये कंडक्टिविटी शो करेगा या नहीं, और अगर शो करेगा तो क्यों शो करेगा, ये कारण। हाँ बेटा, कम रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होगा, उससे ज्यादा होगा लेकिन कंपैरेटिवली, मतलब एक नॉर्मल वे में बहुत ज्यादा है, लेकिन डायमंड के कंपैरिजन काफी कम है, ठीक है। तो लेस मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट बट लेस देन, वेरी लेस देन या लेस देन डायमंड। कर लो चाहो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा लेकिन डायमंड से कम होगा। मिटा दे, मिटा दे क्या? चलो, डेंसिटी कितना होगी? 2.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी 2.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लीजिएगा, आप लोग फिजिक्स में पढ़ाते होंगे सर, तो देख लीजिए, है ना। मिटा दें इस डायग्राम को। चलो बेटा, तो अभी आपने कितना पढ़ा? एक पॉइंट पढ़ा है कि वीक वॉन der Waals फोर्स पाया जाता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसके कारण क्या होता है? लिक्विड होता है या गैस होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब कंडक्टिविटी के बारे में आप लोगों को क्या है? सेकंड पॉइंट, सॉल्वेंटी dissolve in non-polar solvent like CH2, CCl4, benzene, like in कर लेना, toluene, n-hexane, ether and in other organic solvent. But does not dissolve in polar solvent like in water, like in water, except those which can form hydrogen bond.
except those which can form hydrogen bond. इसको समझ रहे हो? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड डिटेल में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी वैसे जानो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन पर या फ्लोरीन पर ये होना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हो कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर लाइक कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? NH3 बनाएगा, RNH2 बनाएगा, R2NH बनाएगा, क्या R3N भी बनाएगा? नहीं। ROH भैया बनाएगा, RCOOH बनाएगा, HF बनाएगा, ये सब डिजाल बनाएंगे। क्यों डिजाल बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, कंडक्टिविटी के बारे में क्या राय है? तो कंडक्टिविटी के बारे में राय ये है कि ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये आयन जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ कर सकेंगे तो वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। जैसे HCl कोवैलेंट है, HCl क्या है? कोवैलेंट है, वो जनरेट कर सकता है तो कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उठा के देखना है क्या? Does not conduct electricity. And unable to generate ion and has no free electron except ग्रेफाइट भी आपने लिखा था ना बेटा, एंड फ्यू पोलर कंपाउंड, एंड फ्यू पोलर कंपाउंड like HCl, CH3, COOH, RCOOH है ना, ये सब। तो कुछ पोलर कंपाउंड हैं जो H2SO4, ये सब जो इनऑर्गेनिक एसिड वगैरह है, HNO3, ये सब क्या है? कोवैलेंट भी है, लेकिन ये क्या करेंगे? आयन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक एसिड है ये सब। अच्छा, ये डायरेक्शनल हो गया, नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल होगा इनका, डायरेक्शन होगा तो ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे? ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे। अगला डायरेक्शनल, सो रिप्रेजेंट ज्योमेट्री। कोवैलेंट कंपाउंड may represent isomer। आइसोमेर पूरा एक चैप्टर है भैया, ऑर्गेनिक में एक चैप्टर है, पूरा पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब आयनिक और कोवैलेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये क्या करेंगे? आइसोमेरिज्म शो करेंगे और आयनिक वाले बहुत सारे डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने दो बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, पहला आयनिक, दूसरा कोवैलेंट, और कल पोलरिटी के बारे में भी जान लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक चर्चा करेंगे, दैट इज कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, जैसे हम लोग कोई आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो हेडिंग लगेगा कोवैलेंट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से ज्यादा होता है। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कैरेक्टर को
शार्ट में CC पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड देखिएगा बेटा, इधर देखना सभी लोग, ये एक कैटायन है पॉजिटिव आयन और ये एक नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं भैया, पाया था बेटा। अच्छा, अब ध्यान दो होगा क्या, तो ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आयनिक बॉन्ड। अब ध्यान दो, ये दोनों आयन के पास न्यूक्लियस है, दोनों आयन के पास इलेक्ट्रॉन है। देखना बेटा सब लोग, ये जो न्यूक्लियस है एनायन, ये इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो सबका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, इसका भी न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इसका न्यूक्लियस चाहेगा कि हम इसके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, ठीक है। इसका न्यूक्लियस भी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जब इसके नजदीक आएगा तो यह भी चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने साइड में अट्रैक्ट कर ले। दोनों ये प्रयास करेंगे, चालाकी दोनों रहेंगे। तो पहले दोनों अपने अपने न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही रहे न्यूक्लियस, लेकिन जब नजदीक आएंगे एक दूसरे के तो कैटायन चाहेगा हम एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लें और एनायन चाहेगा कि हम कैटायन को अट्रैक्ट कर लें। चूंकि एनायन की साइज बड़ी है, एनायन की साइज क्या है बड़ी, तो इसके न्यूक्लियस का इफेक्ट इसी के इलेक्ट्रॉन पर कम है ना, और कैटायन की साइज छोटी है तो इसके न्यूक्लियस का इफेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन पर तो ज्यादा है। तो यहां पर इस न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है और कोई दूसरा न्यूक्लियस बड़े वीक फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन उधर जा पाएगा? नहीं। अब इसका उल्टा सोच लो, इसका अपना इफेक्ट इस पर क्या है, कम है, और ये जब इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, इधर आना चाहेगा। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन क्या करेगा, अपने साइड में अट्रैक्ट कर ले जाएगा। तो जो ये आप एकदम सिमेट्रिकल मूवमेंट देख रहे हो, ऐसा होता नहीं है। तो होगा क्या, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा सा डिस्टार्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इधर आ जाएगा। अब कितना आएगा तो बात ये डिपेंड करेगा कि कितना ये पावर लगा रहा था, उसके पावर पर डिपेंड करेगा, थोड़ा या ज्यादा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से इधर डिस्टार्ट हो जाएगा, इधर से खींच जाएगा इसकी तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, घट जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। तो वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इधर आ रही है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा कुछ, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर खींचा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई, इधर पहुंचा यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई। तो कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, इसका मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है। भैया कहाँ खोए हो, अरे बोर्ड देख लो, हाँ नाराज हो हमसे, नाराज हो, सब समझा रहे क्या नहीं समझ रहे हो। हाँ तो क्या बता रहे थे, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो जैसे मतलब आयनिक कैरेक्टर जैसे जैसे कम होगा, परसेंट तो 100 ही होता है, अब हम कह दें 10% आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, इसका मतलब 10% कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, 20% आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, 20% कोवेलेंट हो जाएगा, 80% आयनिक हो जाएगा, है तो यही दोनों। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर अगर कम हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। अब देखना बेटा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो इधर अट्रैक्ट कर लिया जा रहा है, कैटायन एनायन के जिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, इस अट्रैक्ट करने को पोलराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं पोलराइजेशन।
जिस क्षमता से अट्रैक्ट करेगा, जैसे हमने कहा मान लो यहाँ पर एक बात सपोज करो, यहाँ पर Cl माइनस है, क्या भैया Cl माइनस, यहाँ पर एक बार Mn प्लस ले लो, एक बार यहाँ पर लिथियम प्लस ले लो, दोनों इसके पास एक एक बार लगाओ, तो क्या दोनों की कैपेसिटी बराबर है? नहीं। तो दोनों अलग अलग कैपेसिटी से अट्रैक्ट करेंगे ना, तो जिस कैपेसिटी से अट्रैक्ट करेगा उसको कहेंगे पोलराइजेशन पावर। जिस कैपेसिटी से अट्रैक्ट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोलराइजेशन पावर। अच्छा ये बताओ, कैटायन की ही टेंडेंसी है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करे, या एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की खुद भी टेंडेंसी होगी खुद ही चला जाए? भाई कैटायन ही अट्रैक्ट करना चाहेगा या एनायन भी जाना चाहेगा, खुद ही जाना चाहेगा? अगर इंटरआयनिक रिपल्सन ज़्यादा हो तो जाएगा। अगर इंटरआयनिक रिपल्सन होगा तो रिपल्सन होगा तब जाएगा, तब जाना चाहेगा। अच्छा, रिपल्सन होगा तब जाना चाहेगा। अगर उसके आपस में होने लगे, अगर इतना दिमाग मत लगाओ भाई। हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी एक नेगेटिव को अट्रैक्ट कर ले, नेगेटिव की भी टेंडेंसी होगी खुद ही पॉजिटिव की तरफ चला जाए, होगी या नहीं होगी? ऐसे समझो, एक लड़के एक लड़की में प्रेम होता है, तो लड़का चाहता है लड़की आके मिले, लड़की भी चाहती है जाके मिले, नहीं चाहती? जाते हैं। जब प्रेम होगा तो दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे, होता है नहीं होता? तो दोनों का होता ना कि मतलब ये मुलाकात किया जाए, कि बस एक ही चाहेगा कि नहीं मेरी मुलाकात हो, तो दोनों चाहेंगे, सेम वही चीज़ है। तो अगर कैटायन एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है तो एनायन भी खुद ही चाहेगा कि हम कैटायन की तरफ चले जाएं। तो एनायन, ध्यान दीजिए, कैटायन जिस पावर से अट्रैक्ट करेगा उस पावर को हम लोग क्या कहेंगे? पोलराइजेशन पावर कहेंगे। एनायन की खुद की जो टेंडेंसी होगी हम खुद ही चले जाएं, उसको हम लोग कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। क्या कहेंगे? पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। तो अगर कैटायन की पोलराइजेशन पावर, मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा, और जितना यहाँ कम होगा उतना आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होगी। अब ऐसे दोनों के बीच में म्यूचुअल, रुक जाओ यार, पहले हमारी बात खत्म होने दो, खत्म हो जाओ, उसके बाद हमारी बात खत्म होने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहता किसी के पास, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी जो पावर है, मतलब अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। कब? जब पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई, यहाँ पर क्या कम हो गई? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है? तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। अब इसका उल्टा सोचो कि ये खुद ही इसकी तरफ जाना चाह रहा था, तो खुद ही जाना चाह रहा था तब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा थी, तब भी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ पर क्या कम हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, फिर भी अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फिर आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, या एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, या दोनों ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। आयनिक कैरेक्टर कम हो जाने का मतलब ये नहीं कि आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो ये 50% से नीचे आ गया, मतलब आयनिक कम हो गया कोवेलेंट ज्यादा, ऐसा नहीं। मतलब जिस रेशियो में पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा उसी रेशियो में आयनिक कैरेक्टर घटेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? मतलब दोनों में म्यूचुअल से शेयरिंग हो जाए तो तब आयनिक बांड होगा। शेयरिंग में आयनिक बांड होता है, हेडिंग क्या डाले हो? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ देख रहे हो? आयनिक देख रहे हो ना, तो शेयरिंग हो गई तो फिर तो आयनिक रहा नहीं, तो इसका मतलब फिर हमारे पढ़ाने का आपके पढ़ने कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब कब रहा? जब शेयरिंग नहीं हुई है, जब शेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? फटाफट लिख लो, पोलराइजेशन फटाफट लिखो, ये हेडिंग आज खत्म करना है।
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। पोलराइजेशन, attraction of electron cloud of anion by cation. Attraction of electron cloud of anion by cation. ठीक है? पोलराइजेशन पावर, यहां से क्वेश्चन काफी पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। 60 पे पीपी लिखा है। कैपेसिटी बाय व्हिच कैटायन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। Capacity by which cation attract electron cloud of anion। तो वो कैपेसिटी जिसे कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है उसको बेटा क्या कहते हैं? पोलराइजेशन पावर कहते हैं। अब पोलराइजेशन पावर की बात यहाँ पर किया जाए, देखना तो पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन। इसको बताना क्या भैया, देखना बेटा इधर लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस। आप ग्रुप में नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रही है, साइज इंक्रीजेस, पोलराइजेशन पावर बोलो बढ़ डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। बेरिलियम डबल प्लस होना बेटा, मैग्नीशियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, स्ट्रांसियम डबल प्लस, और क्या लिखना चाहोगे? बेरियम डबल प्लस। तो ये दो एग्जांपल लिए गए, आप ग्रुप में जा रहे हो, साइज बढ़ रही है, इससे पोलराइजेशन पावर क्या है? घट रही है। यहाँ पर ध्यान देना Na प्लस, देखिएगा Mg डबल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, Si प्लस 4। ये पीरियड में जा रहे हो, 40 चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, तो पीरियड में जाने पर साइज घटती है और 40 चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना छोटा सा, which has maximum polarization power? क्या हो जाएगा? अरे डी तक तो देख लो, क्या हो जाएगा? मैं बस ये देख लिए तो हो गया। यहाँ पर देखो लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम, ये पीरियड में है, तो इधर जाओगे तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, इधर जाओगे तो बढ़ेगी, मतलब ये बढ़ा है, ये कम है। अब इन दोनों में एक ग्रुप में है, ये घटेगी, ये ज्यादा है, कम है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? डी। बेरिलियम। इसको कहते हैं भैया यहाँ पर हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं, मिटा दें इसको। यहाँ पर देखिए बेटा, इसको मिटा रहे हैं, नहीं बोलोगे तो मिटा देंगे, तो आप अचानक मिटा दिए। यहाँ पर देखिएगा, ये सोडियम प्लस है,
क्या है? सोडियम। सोडियम प्लस। और ये क्या है? कॉपर प्लस। पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा, अभी लिखिएगा बस केवल समझिएगा फिर लिखिएगा। सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। होते कितने हैं? 11। एक चला गया। 29 होता है, एक चला गया 28 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 8 भैया, 2 8 18। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाए तो यहाँ पर 2s2 2p6, यहाँ पर लिखेंगे 3s2 3p6 3d10। अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और अगर 18 हैं तो इसको स्यूडो इनर्ट गैस, स्यूडो का मतलब झूठा, छद्म, आभासी, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहेंगे। अब हमें बताना है, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर P सबसेल फील्ड है और यहाँ पर कौन फील्ड है? D। तो P के द्वारा स्क्रीनिंग ज्यादा होती है और D के द्वारा कम होती है। तो इसका मतलब ये स्क्रीन ज्यादा करेगा तो न्यूक्लियस के प्रभाव को बाहर कम आने देगा, ये तो। और ये स्क्रीन कम करेगा तो न्यूक्लियस के प्रभाव को बाहर ज्यादा आने देगा। तो न्यूक्लियस के प्रभाव को बाहर ज्यादा आने दे रहा मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने दे रहा है और ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं देगा। तो इसका मतलब इसका जो पोलराइजेशन पावर है कम है और इसका क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो समझ गए? अब लिखा दे स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये है कि पहले सुन लो क्या लिखाएंगे। अगर दो कैटायन लगभग समान, ऐसा नहीं चाहे जो ले लो, दो कैटायन लगभग समान साइज के हैं, ठीक है, तो ऐसा कैटायन जिसमें स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा। यहां पर लिख भी दे रहे हैं मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट सो लेस पोलराइजेशन पावर। यहां पर क्या भैया? स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट सो मोर पोलराइजेशन पावर। लिख देगा, यहां पर लिख रहे हैं if two cation has almost same size, then cation which has pseudo inert gas electronic configuration has more polarization power than cation which has inert gas electronic configuration। भैया तो यहाँ पर पोलराइजेशन पावर कितना ज्यादा होगा? अगर दो कैटायन लगभग सेम साइज के हैं तो कैटायन जो स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखता है उसका पोलराइजेशन पावर इनर्ट गैस वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। इनर्ट गैस वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। बेटा ना, और ये भी रखिए, दिमाग में रखिएगा, कैसे जानेंगे कि साइज सेम है? कैसे जानेंगे कि साइज सेम है? तो ध्यान दो बेटा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल वाले कैटायन में 2 सेल है, ट्रांजिशन में 3। अगर ऐसा है तो नियरली सेम साइज होगी। नॉर्मल में 3 है तो ट्रांजिशन में 4 है, ऐसा है तो फिर सेम। ठीक है, आगे चला जाए। तो यहां पर इसको मिटा दें क्या? मिटा दें क्या? एक क्वेश्चन और बोल देकर आप लोग जी सर नाराज नहीं। which has maximum polarization power,
सिल्वर प्लस पोटेशियम प्लस। मैक्सिमम पोलराइजेशन प्लस, मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम के प्लस, मैक्सिमम किसका होगा? मिनिमम। अच्छा अब ध्यान दो, समझो बेटा, ये इधर देखो, सोडियम प्लस के नीचे क्या है? पोटेशियम प्लस, और कॉपर प्लस के नीचे क्या है? सिल्वर प्लस। तो ये ऑर्डर है, तो मिनिमम अगर बोला जाए तो किसका हो जाएगा? के प्लस का। मिनिमम किसका हो जाएगा? के प्लस का। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर फॉर Fe डबल प्लस एंड Fe ट्रिपल प्लस। यहां पर क्या बोलना चाहोगे भैया? सी क्या हो जाएगा? नहीं लिख रहा है क्या? अरे इधर उधर हिल डुल जाओ, क्यों फिक्स हो गए? कहीं इधर बैठ लो, ठीक है? Fe डबल प्लस इक्वल टू Fe ट्रिपल प्लस, Fe डबल प्लस ग्रेटर देन ट्रिपल प्लस, Fe डबल प्लस लेस देन ट्रिपल प्लस, Fe डबल प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन Fe ट्रिपल प्लस। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्हाट इज दैट डेंसिटी? यहाँ लिखने पर दिखेगा, देखिए पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी शॉर्ट में P लिखेंगे। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड of anion to get discharged, tendency of electron cloud of anion to get discharged। ठीक है, तो यहां पर बताओ, इधर हम ये मान लो ये एक एनायन ये है और एक एनायन ये है, किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा टेंडेंसी रखेगा कि कैटायन की तरफ खुद ही चला जाए? छोटे वाले का या बड़े वाले का? हाँ, छोटे वाले का, बड़ा वाला जिसका न्यूक्लियस अफेक्ट किया आपने इलेक्ट्रॉन को, बड़े वाले का। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? साइज बड़ी और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो मिटा दें इसको क्या? पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बोला बेटा एनायन माइनस और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको को मिटा दें। अब यहां पर F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस, साइज बढ़ रही है तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ पर भैया C4 माइनस N ट्रिपल माइनस O डबल माइनस F माइनस, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज घट रहा है, साइज नहीं घट रही है। P घटेगा। P क्या होगा? घटेगा। P मतलब पोलराइजेबिलिटी, P मतलब पोलराइजेबिलिटी। इसको मिटाना क्या? अभी नई लाइन, मोर विल बी पोलराइजेशन पावर and polarization
पोलराइबिलिटी। पोलराइजेशन पावर आपको कहता है एंड पोलराइबिलिटी ऑफ बेटा एनायन मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। More will be polarization power of cation and polarizability of anion. More will be covalent character in ionic compound. जो कहानी इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं मेन साहब, इसी को फैजान ने एक लाइन में बोल दिया। फैजान ने एक लाइन में बोल दिया। इधर बिठा दे क्या? तो फैजान को लिख लीजिएगा एक लाइन में। फैजान तो आप सोच रहे होंगे जब एक लाइन उन्होंने बता दिया तो आपको बता देना चाहिए था, ये तो। लेकिन पोलराइजेशन पावर और पोलराइबिलिटी पूछता तब कैसे बताते हैं? जी सर, इसलिए बताना तो जरूरी था। कुछ नहीं पूछते। यहाँ पर टू बी मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। भैया साइज ऑफ कैटायन should be small, size of anion should be greater, large, should be large। अब देखो कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, एनायन बड़ा होगा तो पोलराइबिलिटी ज्यादा होगी। एंड चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ इंक्रीज, हाई, ज्यादा, मैक्स। चार्ज डेंसिटी on both should be high। चार्ज डेंसिटी on both should be high। तो दोनों पर क्या होना चाहिए बेटा? चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर ध्यान देना, LIF, LICL, LIBr, LII, size of anion increases, size of increase, polarizability increase, so covalent character increases। CF2, CaCl2, CaBr2, CaI2। यहाँ पर ध्यान रखना NaF, MgO, एल्युमिनियम नाइट्राइड। यहाँ पर +1 -1, +2 -2, +3 -3 क्या बोलेंगे? चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। सो बोलो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। सो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, स्टेटमेंट मिटा दें। स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। भैया क्या कहोगे? +1 -1, +2 -1, +3 -1, +4 -1। बोलो बेटा। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऐड कर दो, बढ़ रही है। कोवेलेंट कैरेक्टर। सो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? बढ़ रहा है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? बढ़ रहा है। जल्दी करो, बाहर वाले चक्रा से मारने लगे। इसको क्या है? एक क्वेश्चन बेटा हम लोग देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसको लिस्ट फ्रॉम गिवन हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल।
from given hypothetical periodic table. From given hypothetical का मतलब काल्पनिक periodic table. Predict the compound having maximum covalent character. Predict the compound having maximum covalent character. यहाँ देखिए लिखने पर ABC क्या आंसर होना चाहिए? ध्यान दो, ऐसे देखो ये periodic table है, इधर वाले कैटायन बनाते हैं, इधर वाले क्या बनाते हैं? एनायन, ये तो कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये कैटायन मान लें तो कैटायन छोटा और एनायन क्या होना चाहिए? बड़ा। तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिना किसी उसके, मतलब अगर एलिमेंट लिखते हैं तो उसका आपको मालूम हो, अब एलिमेंट लिखे ही नहीं तो आप कॉन्सेप्ट से बताओगे। और अब लास्ट पॉइंट इधर लिखना, यहाँ पर क्या कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली क्वेश्चन होगा मेल्टिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है, बट डायरेक्टली क्वेश्चन होगा ईज ऑफ सब्लिमेशन। ये फॉर आयनिक कंपाउंड है, किसके लिए? आयनिक कंपाउंड। मतलब आयनिक कंपाउंड में अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तब आप ये चीज अप्लाई करिएगा। ये ClH3RHI के लिए पूछा जाए तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके नहीं कहिए, चूंकि वो खुद कोवैलेंट है, आयनिक के, ये आयनिक कंपाउंड में लिखे हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज मैक्सिमम ईज का मतलब आसानी ऑफ सब्लिमेशन। NaCl, MgCl2, KCl, AlCl3। तो जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और किसमें ज्यादा है? AlCl3 में। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज एनर्जी क्या है? ज्यादा है। एल्युमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब उसका ईज ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा? मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलो आज की कहानी हो गई, आगे कहानी कल सुनोगे। ठीक है, ठीक है।